गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी केमिस्ट्री का ये 10वां लेक्चर है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईंधन सेल। ईंधन सेल समझने के पहले आप दो शब्दों को समझेंगे कि ईंधन क्या है और सेल, तब आप परिभाषा समझेंगे। ईंधन क्या है? वे पदार्थ जो प्रकाश तथा ऊष्मा दे, वे पदार्थ जो जलने के बाद प्रकाश और ऊष्मा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ईंधन। ईंधन 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। ठोस में हमारा क्या आ गया? लकड़ी आ गया, कोयला आ गया। द्रव में आप देख ही रहे हैं एलपीजी। गैस में और सी गैसें, सिलिन वगैरह गैसें हैं जो मिलती हैं। अब सेल क्या है? सेल के विषय में आप जानते हैं कि वह प्रक्रम जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे सेल कहते हैं। लेकिन ईंधन सेल क्या है? ईंधन सेल उन सेलों को कहा जाता है जो एक ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे? ईंधन सेल। ईंधन सेल उन सेलों को कहा जाता है जो एक ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? ईंधन सेल। इसका सीधा सा उदाहरण है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, ये तो हमारा ईंधन सेल है। अब इस ईंधन सेल की क्या विशेषता होनी चाहिए? इस ईंधन सेल के लाभ क्या है? आप जानते हैं ईंधन सेल के लाभ। ईंधन सेल के लाभ क्या है? सबसे बड़ी लाभ इसका यह है कि यह प्रदूषण रहित है। सबसे बड़ी दिक्कत आज पूरे ईंधन में होती है कि जितने प्रकार के हमारे ईंधन मिलते हैं, सब में कुछ न कुछ प्रदूषण होता है। आप जानते हो कोयला जलाते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, लकड़ी जलाओगे कार्बन निकलता है, एलपीजी में भी निकलता है। लेकिन जो हमारा ईंधन सेल है यह प्रदूषण रहित है। पहला लाभ है प्रदूषण रहित। प्रदूषण रहित। और दूसरा लाभ इसका यह है कि यह ऊष्मा या ऊर्जा या ऊष्मा का यानी लगातार सतत ऊष्मा या ऊर्जा का सतत यह क्या करता है? आपूर्ति करता है। लगातार यह ऊष्मा देता है। यह इसके प्रमुख 2 लाभ है। पहला कि यह प्रदूषण रहित है, और दूसरा क्या है कि यह ऊर्जा का सतत आपूर्ति करता है। लगातार आप चाहें तो इससे ले सकते हैं। अब ईंधन सेल की क्या एक कमी है, उसकी क्या सीमाएं हैं? ईंधन सेल की सीमाएं, इसकी सीमाएं भी 2 हैं। देखिए, इनके प्रयोग में, इनके फिलिंग में बड़ी कठिनाई आती है। इसके जो हमारी आपूर्ति करने के लिए जब सिलेंडरों में इसको भरते हैं तो उसको भरने के लिए हमें प्लांट चाहिए, और सिलेंडरों में भरना इसका कठिन है। सिलेंडरों में भरना क्या है? कठिन है। दूसरी बात, चूंकि यह सेल है, इसमें इलेक्ट्रोड लगेंगे। सेल है, इसमें इलेक्ट्रोड लगेंगे। मान लीजिए प्लेटिनम का है या लेड का है और किसी अन्य धातु का है, सिल्वर का है। ये धातु बहुत ही महंगी है, इसलिए ईंधन सेल बहुत ही कॉस्टली सेल है, इसलिए इसकी कुछ सीमाएं भी। अब आती है बात कि ईंधन सेल का व्यवहारिक उपयोग। इनका अनेक उपयोग व्यवहारिक समस्याओं का जन्म देता है। तरह तरह की परेशानी होती है, हर जगह इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। अब आती है टॉपिक समझ में आ गई ईंधन सेल कि वह सेल जो किसी रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? ईंधन सेल।
अब दूसरी टॉपिक हमारी आती है संक्षारण। संक्षारण संक्षारण का क्या है? किसी धातु के पृष्ठ का कलुषित हो जाना, मैला हो जाना, मटमैला हो जाना ही क्या कहलाता है? संक्षारण। किसी इसकी मानक परिभाषा क्या होती है? किसी निश्चित वातावरण की मंद किंतु स्वतः परिवर्तित क्रिया द्वारा धातुओं की सतह का कलुषित हो जाना ही क्या कहलाता है? संक्षारण। सीधी सीधी सी परिभाषा संक्षारण की क्या है? किसी धातु के पृष्ठ का कलुषित हो जाना, मैला हो जाना, मटमैला हो जाना ही क्या कहलाता है? संक्षारण। अब संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? इसको प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण है कि धातु की क्रियाशीलता, कि धातु कितना क्रियाशील है। ज्यादा क्रियाशील है तो उसकी क्रियाशीलता, उसके संक्षारण की क्रिया क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आप विद्युत रासायनिक श्रेणी से धातुओं की क्रियाशीलता का अध्ययन आप कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि धातुओं में अशुद्धि कितनी है, धातु कितना हमारा अशुद्ध है। और तीसरा आता है कि जल में विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति, जल में कितना विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला है उतना ही संक्षारण करेगा। ये छोटी सी बात आती है, 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। अब हमारी इसी से मिलती जुलती टॉपिक आती है जो हमारा व्यवहारिक जंग, लोहे पर जंग लगना। सबके घर में लोहा है। आप जब लोहे को लेते हो तो लोहा एकदम ब्लैक रहता है, और जब उसको बाहर में रख देते हो तो वातावरण की नमी से क्रिया करके बादामी रंग का, भूरे रंग का एक उस पे परत बढ़ जाती है। उसी कहते हैं कि उस पर क्या लग गया? जंग लग गया। और ठेठ भाषा में कहते हैं कि उस पे क्या लग गया? मूर्छा लग गया। इसी को कहते हैं, लाल बादामी जो परत होती है उसी को कहते हैं लोहे पर जंग लगना। इसका एक रिएक्शन होता है लोहे पर जंग लगने का। तो रिएक्शन हमारा यह होता है लोहे पर जंग लगने का, यह आयरन है Fe, और यह क्रिया करेगा किससे? ऑक्सीजन से, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन है। फिर क्रिया करेगा जल से, तो आयरन का एक ऑक्साइड बना देगा Fe3O को, जो आयरन ऑक्साइड है। यही वायु की उपस्थिति में रहता है। यही हमारा जो आयरन का ऑक्साइड है 2Fe2O3, यही हमारा जो है जंग है। यही जो आयरन का ऑक्साइड मिला इसी को हम कहते हैं जंग। और इसके साथ हमारा क्या जुड़ जाएगा? पानी रहेगा, नदी रहेगी, तो यही लोहे पर जंग लगने का एक हमारा रासायनिक समीकरण है। अब बात आती है कि लोहे पर जंग लगने के कारण कौन कौन से हैं? आप जानते हैं कि वायु की उपस्थिति में नमी अगर ज्यादा रहेगी तो लोहे पर जंग ज्यादा लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा है तो लोहे पर ज्यादा जंग लगेगा। और लोहे में कम विद्युत धनात्मक तत्वों की अशुद्धि के रूप में उपस्थिति है तभी लोहे पर जंग लगेगा। और जल में विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति भी इसके लिए प्रभावित है। अब लोहे पर जंग लगने से या धातुओं के संक्षारण से बचने के उपाय क्या है? संक्षारण से बचाव, संक्षारण से बचाव। संक्षारण से बचाव कैसे करेंगे कि कोई हमारा पृष्ठ कलुषित न हो? आप क्या करते हैं? अपने लोहे के दरवाजों को पहले क्या लगा देते हैं? प्राइमर लगा देते हैं। तो उससे बचने के लिए हम धातु की सतह पर क्या लगा देंगे? बालू कागज से रगड़ करके उस पर पेंट लगा देंगे। फिर इसे धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगा देते हैं। इसके बाद किसी और धातु और संक्षारणीय धातु की परत लगा देते हैं। और बहुत अच्छा करना है, 2-4 साल बनाना है, तो धातुओं पर उसके रासायनिक पदार्थों का लेप लगा देंगे तो हम संक्षारण से बच जाएंगे। इस तरह से यह जो आपका जो टॉपिक थी समाप्त हो गई। अब जब आपके विद्यालय खुलेंगे जुलाई में तो
क्या होगा? ये हमारा अंतिम लेक्चर है। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट।